जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मौर्य वंश के यदि बारे में हम लोग देखें तो मौर्य वंश का जो शासन रहा 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक, काफ़ी लंबा टाइम तक रहा। तो सबसे पहले यदि हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखें तो आखिर मौर्य वंश क्यों आए, मौर्य वंश की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, उसका साक्ष्य और मौर्य वंश के जो भी महत्वपूर्ण शासक थे, इन सब के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भी उसके प्रशासनिक स्थिति, उसकी क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तार हुए, इन सब के बारे में एक अगले वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। यदि आप पीसीएस उठा के देखें या बीपीएससी उठा के देखें, मतलब अच्छा महत्वपूर्ण एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठता है। यदि एनिशिएंट हिस्ट्री से कहीं से क्वेश्चन उठता है तो मौर्य वंश से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसीलिए मौर्य वंश को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। और इसका जो एमसीक्यू टेस्ट है, वो एमसीक्यू टेस्ट ये चैप्टर जब खत्म होंगे, जब हम इसका दोनों वीडियो अपलोड प्रोवाइड कर देंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। यदि ये पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ आप यदि एनसीईआरटी बुक रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका जो नॉलेज अच्छा होगा। यदि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में आपको पीटी के साथ साथ मेंस भी देखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के स्थापना। तो मौर्य वंश के स्थापना के बारे में देखते हैं। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्थापना कैसे हुआ। तो हम लोग पीछे के वीडियो में चर्चा किए थे नंद वंश। तो हम लोग देखे थे नंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो घनानंद था। और घनानंद के बारे में हम लोग ये भी देखे थे कि घनानंद थोड़ा क्रूर स्वभाव के थे, थोड़ा विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जिसके कारण वहाँ उसी के राज्य के एक चाणक्य नाम के थे, जो चाणक्य के पुत्र थे। चाणक्य जब उनका विरोध किया तो चाणक्य को बिना कुछ कहे उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद चाणक्य उससे घृणा रखने लगे थे और वो वहाँ से तक्षशिला जाकर अपनी ज्ञान की प्राप्ति की। जब तक्षशिला से पुनः वो मगध आए तो मगध आने के बाद देखे कि वो और कुछ भी क्रूर हो गए हैं। तो उसी क्रम में उसको एक चंद्रगुप्त मौर्य मिला था, जिसे आशा की किरण उसे जगा था। तो स्थापना के बारे में देखें तो जब घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके जो गुरु थे चाणक्य ने उसको काफ़ी सहायता किया था। तो ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इसके साक्ष्य के बारे में। इसके 2 प्रकार के साक्ष्य देख सकते हैं। पहला एक साहित्यिक साक्ष्य और एक पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य क्या मतलब क्या हुआ, जितने भी उस टाइम में लिखे गए ग्रंथ थे उसे साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में जैसे कि चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था पुराण, मुद्रा राक्षस, और उस टाइम में जो 2 धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, काफ़ी उत्कृष्ट रूप पकड़ रहे थे। वो धर्म में भी लिखे गए थे जितने भी धर्म ग्रंथ थे, जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ, वहाँ से भी इसकी क्या होता है, जानकारी मिलता है। तो साहित्यिक आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं पुरातात्विक में। पुरातात्विक में हम लोग देखें कि अशोक के शिला अभिलेख उस बहुत जगह मिले हैं। अशोक के शिला अभिलेख के अलावा जूनागढ़ का अभिलेख, वहाँ से भी मौर्य वंश के स्थापना के बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद भवन के स्तूप, बौद्ध धर्म के जो स्तूप थे वहाँ से गुफा और मृदभांड, इन सब से क्या हुआ है, जानकारी मिल रहा है। किसका, मौर्य वंश का। तो आप समझ गए कि मौर्य वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, मौर्य वंश के बारे में समझते हैं। तो मौर्य वंश क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक देखें चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका शासनकाल 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक रहा शासन। और यदि देखा जाए तो पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में उभारने का कोशिश किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। पहली बार संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिराया। तो वो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें कुछ ग्रंथों के बारे में, तो जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाता है। तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार। जबकि यदि मुद्रा राक्षस
और पुराण के अनुसार देखें तो उसे शूद्र कहा जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि हम कुछ और देखें जैसे कि जस्टिस, एट्रोवो, एपियन और प्लूटार्क, इन सब के बारे में देखें तो इन्होंने इसे सेंट्रोकोटस कहा और सेंट्रोकोटस का अर्थ होता है चंद्रगुप्त मौर्य। यदि हम देखें कि सबसे पहले इस ग्रंथ को जितने भी साक्ष्य थे उसको पढ़ा कौन, तो विलियम जेम्स ने पढ़ा था और विलियम जेम्स ने ही इसे कहा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसीलिए आप इसे चंद्रगुप्त मौर्य कहेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसके शासन में और सब क्या क्या सब हुए। तो ये जो है संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बनाया। यदि पूरब में देखें तो बांग्लादेश जो भी है वो प्रांत से लेकर दक्षिण में पश्चिम में अफगानिस्तान तक, दक्षिण में तमिलनाडु के आसपास लेकर उत्तर में हिमालय तक, मतलब काफ़ी पूरा लगभग पूरा भारत में इसका क्या हुआ था, क्षेत्र विस्तार हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में ला दिया। उस टाइम में हम लोग देखे थे कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, दक्षिण भारत में अधिपत कर लिए थे, सिंधु और पंजाब प्रांत में, और उसके जो राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर, उसको क्या कहते थे, उसको वहाँ कार्यभार संभालने के लिए दे दिए थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में उनके साथ युद्ध किए थे और युद्ध में सेल्यूकस निकेटस पराजित रहे। सेल्यूकस निकेटस के पराजित होने के बाद फिर दोनों के साथ एक संधि होते हैं और संधि के अनुसार उसे 500 हाथी उसे दान में देते हैं। जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य को शादी कर देते हैं और उसके जो राज दरबारी कवि थे मेगास्थनीज को क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। यदि इससे हम आगे देखें तो जस्टिस एवं प्लूटार्क के अनुसार यदि हम देखें तो वो दोनों ये कहे थे कि लगभग 6 लाख सेना के साथ लगभग पूरे भारत को रौंद दिया। वो विदेशी हैं तो भारत के इतिहास के बारे में छेड़छाड़ तो जरूर करेंगे। तो उसका कहना था वो भारत को एक सूत्र में असल में बांधे थे। यदि पहली बार भारत को कोई एक सूत्र में एक शक्ति बनाकर उभारा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन जस्टिस और प्लूटार्क के अनुसार वो कहे कि 6 लाख सैनिक लेकर लगभग पूरे भारत को रौंद दिया। जितने भी उस टाइम में महाजनपद थे सबको मिलाकर एक राष्ट्र में पिरो दिया और मगध साम्राज्य काफ़ी उत्कृष्ट हुए उस टाइम। और यदि देखें तो 298 बीसी में सरवन बेलगांव में संलेखन संभारण विधि के माध्यम से ये क्या किए, अपनी मृत्यु को प्राप्त किए। अब संलेखन संभारण विधि होता है तो जैन धर्म में हम लोग देखे थे तो जैन धर्म में क्या हुए थे, जो अपनी मृत्यु अपने इच्छा अनुसार बिना अन्न पानी खाए हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं उसे संलेखन विधि कहते हैं। हम लोग पीछे की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं जाने हैं तो जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ाए हैं पीछे की वीडियो में, आप वहां जाके जरूर देखें। अब हम लोग देखते हैं उसका पुत्र बिंदुसार। यदि यहाँ बिंदुसार आ रहा है तो आपको हम एक बात को याद दिला दें कि एक बिंदुसार यहाँ मौर्य वंश में है और बिंबिसार हम लोग देखे थे हर्यक वंश में। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिंबिसार भी इम्पोर्टेंट है और बिंदुसार भी इम्पोर्टेंट है। तो मौर्य वंश में बिंदुसार थे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो बिंदुसार के बारे में देखें तो बिंदुसार भी मौर्य वंश में काफ़ी उत्कृष्ट रूप में रहे। उसे अमित्र घात कहा जाता था। मौर्य वंश में किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है तो बिंदुसार को, क्योंकि अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। वो जिनसे भी युद्ध किए सबसे युद्ध जीतते गए। यदि वो जो थे जैन धर्म के अनुसार यदि उसे देखें तो सिंह सेन कहा जाता है। सिंह का मतलब तो हम लोग जानते हैं, सैन का मतलब होता है राजा। जैसे एक जंगल का राजा सिंह होता है, उसी प्रकार से भारत का यदि सिंह किसे कहा जाता है, भारत का राजा किसे कहा जाता है जैन ग्रंथों के अनुसार, तो वो बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में विद्रोह चला था और विद्रोह होने के क्रम में सबसे पहले उसका जो पहले पुत्र थे सुसेन को भेजा, लेकिन सुसेन वहाँ पराजित हो जाते हैं। फिर अशोक को भेजा और अशोक ने वहाँ उस युद्ध को दबा दिया।
और फिर से मौर्य वंश के शासन वहाँ सुचारू रूप से चलने लगे थे। तो यदि यहाँ देखें तो अशोक भी एक प्रतिभाशाली शासक रहा, क्योंकि अशोक शुरू से ही जहाँ जहाँ युद्ध करते थे वो युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। यदि यहाँ बिंदुसार के बारे में देखें तो बिंदुसार को विदेशी से काफ़ी अच्छा संबंध थे, विदेशों से काफ़ी अच्छा संबंध थे। जैसे कि सीरिया के शासक या मिस्र के राजा जो थे उनसे भी अच्छा संबंध रहा। सीरिया के शासक थे वो एंटियोकस से उसके पास क्या किए थे, 3 संदेश भेजे। पहला, सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक की मांग करने के लिए उसे 3 संदेश भेजे थे। लेकिन सीरिया के जो शासक थे वो सूखी अंजीर और गुलाबी शराब तो भेज दिए, वो दार्शनिक नहीं भेजे। दार्शनिक वो इसलिए नहीं भेजे कि पहले बहुत सारे कुरीतियाँ भी हमारे समाज में चल रहे थे, तो वो सब समझते थे कि दार्शनिक भेजना शुभ नहीं होता है और इसलिए दार्शनिक नहीं भेजे। तो फिर वो दूसरी बार वो मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडोकस के पास वो क्या किए, भेजे और संदेश भेजे। तो उसने क्या किए थे, अपने राज दरबार के जो राज्य कवि थे डायनोसिस थे, तो डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक होता है सीरिया के शासन से, तो यहाँ से पूछता है कि उनसे क्या क्या चीज़ की मांग की थी, तो सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक, इसका मांग किए थे। यदि हम देखें मिस्र के बारे में तो मिस्र से क्या क्या चीज़ मंगाए थे, तो वो दार्शनिक मंगाए थे। उसका क्या नाम था, डायनोसिस नाम थे।